अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई और अरुण को जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर वक्त पर कंट्रोल ना करता तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो जाता। उसके हाथ से मोबाइल भी छूटकर नीचे गिर गया। वो ब्लूटूथ लगाए अमृता से बात कर रहा था और अचानक हुई इस टक्कर से हड़बड़ाकर बाहर देखने लगा। गाड़ी रुकते ही उसने देखा कि लड़की हल्के से गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर गई है। अरुण ने बिना एक पल गवाए बेल्ट खोली और जल्दी से बाहर भागा। वहीं दूसरी तरफ फोन पर अमृता लगातार हेलो हेलो करती रही, पर इस वक्त अरुण का पूरा ध्यान सड़क पर गिरी उस लड़की की तरफ था। वो उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठा और घबराते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है ना? लड़की ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू भर आए थे और दर्द भरे अंदाज में बोली, मुझे चोट आई है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो अपना पैर पकड़कर बैठ गई। अरुण ने उसकी बात काटते हुए कहा, गलती आपकी भी है, अचानक गाड़ी के सामने आ गई आप। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। गुस्से में बोली, हाँ, मैं खुद ही आ गई क्योंकि मुझे पता था आप हवाई जहाज लेकर निकलेंगे और मुझसे मिलने से पहले उड़ जाएंगे। उसकी आवाज में दर्द भी था और ताना भी। लड़की की बात सुनकर अरुण बस उसे देखता रह गया। वो दर्द से कर्रा रही थी, लेकिन बोलने से पीछे नहीं हट रही थी। उसने हंसी मिलाते हुए कहा, आप लोगों के घर वाले आखिर किस चक्की का आटा खिलाते हैं जो इतना बोलते हैं? अरुण खड़ा होकर हाथ सीने पर बांधे उसकी नौटंकी देख रहा था। दरअसल लड़की के पैर में हल्की चोट और कंधे पर खरोच आई थी, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। लड़की ने उसकी तरफ देखकर फिर से कहा, हेलो मिस्टर अमीरजादे, हम मिडिल क्लास लोग हैं, कमज़ोर नहीं होते, आप हमें हल्के में मत लेना। मुश्किल से अपने पैर पर खड़ी हुई और जैसे ही गिरने लगी, अरुण ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली, मगर वो झटकते हुए बोली, अब इतनी भी अपाहिज नहीं हुई हूँ कि तुमसे सहारा लूं, और कलाई छुड़ाकर खड़ी हो गई। उसके बाद बोली, थैंक यू, बहुत हुआ, अब प्लीज साइड में हो जाओ। अरुण ने झल्लाकर हाथ से इशारा किया कि रास्ते से हटो, और वो गुस्से में बोली, मिस्टर अमीरजादे, कहाँ चले आप? ये जब फ्रैक्चर मुझे आया है तो इसका इलाज कौन करवाएगा? अरुण उसकी लगातार बातें सुनकर हैरान रह गया। फिर भी वो दर्द से कर्राते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल कौन लेकर जाएगा? आजकल के लोगों को देखो, हंसने का बहाना तो मिल जाएगा, मगर चोट लगी लड़की को अस्पताल कौन ले जाएगा? अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर आपके लेक्चर खत्म हो गए हों तो चलिए गाड़ी में बैठिए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। लड़की ने उसकी तरफ आंखें तैराकर कहा, अच्छा, तो मिस्टर अमीरजादे हेल्प करनी है तो कर दीजिए। अरुण गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा और लॉक खोलकर बोला, आ जाइए। लड़की फिर ताने कसते हुए बोली, मुझे क्यों बता रहे हैं, मैं खुद बैठ जाऊंगी। अरुण ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। तभी लड़की ने नीचे गिरे मोबाइल को उठाया और कहा, अच्छा, ये कॉल किसकी आ रही है? देखिए, अमृता कॉलिंग लिखा है। अरुण ने मोबाइल उसके हाथ से लेकर तुरंत कॉल रिसीव किया और बोला, हाँ अमृता, थोड़ी देर हो जाएगी, तुम शॉपिंग शुरू करो, मैं 20 मिनट में आता हूँ, बाय। कॉल कटते ही लड़की ने आंखें बड़ी कर दी और बोली, गर्लफ्रेंड है? अरुण ने चिढ़ते हुए कहा, तुमसे मतलब नहीं है, अपने काम से काम रखो। वो फिर भी कहाँ मानने वाली थी। बोली, अच्छा, एक बात बताओ, कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अरुण ने गंभीर होकर कहा, एक भी नहीं है। लड़की ने झट से कहा, मगर लगते तो हो। फिर खुद ही हंसते हुए बोली, वैसे तुम अमीर लोगों के भी मज़े हैं, एक घर में रखते हो और बाहर भी, कोई पूछने वाला नहीं होता। अरुण ने उसकी बकवास सुनते हुए सर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी। लड़की बोली, ऐसे कैसे जाऊं? पहले मेरी पूरी मरहम पट्टी करवाओगे, जो भी खर्च आएगा तुम दोगे और मुझे घर छोड़कर भी आओगे। अरुण ने तंग आकर कहा, अपनी शादी का खर्चा भी बता दो, वो भी मैं उठा लूंगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मेरे पापा कर लेंगे, तुम बस बारात लेकर आ जाना। ये सुनकर अरुण एक पल को चौंक गया कि ये लड़की बोल क्या रही है, लेकिन उसने ध्यान न देकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बोला, चलो अब बाहर आ जाओ।
लड़की ने खुद से बाहर निकलने की कोशिश की, पर पैर दर्द से डगमगा गया और वो गिरने लगी। अरुण ने तुरंत उसकी कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया और धीरे से पूछा, आर यू ओके? लड़की ने दांत भींचते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ओके। पाँव तुड़वाकर भी इंसान ओके ही होता है ना? अरुण ने गहरी सांस ली और उसे सहारा देते हुए अस्पताल के अंदर ले गया। डॉक्टर ने उसका पैर चेक किया और बैंडेज कर दिया। फिर डॉक्टर ने अरुण की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तो। डॉक्टर बोले, आप अपनी वाइफ को नर्स के पास ले जाइए। ये सुनते ही अरुण ने तुरंत टोका और बोला, 1 मिनट, शी इज़ नॉट माई वाइफ। लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और फाइल बंद करते हुए बोले, जो भी है ले जाइए। अरुण ने गहरी सांस लेकर कविता को सहारा दिया, क्योंकि अब उसे चलना मुश्किल लग रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ क्यों लाए हो? गोली लिख देते, इंजेक्शन लगवाने की क्या ज़रूरत थी? उसकी बात पर अचानक कविता बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाई, नहीं लगवाना मुझे इंजेक्शन। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कमरे में बैठे बाकी मरीज और उनके अटेंडर भी उसकी तरफ देखने लगे। अरुण ने दांत भींचकर उससे घूरा और बोला, चिल्ला क्यों रही हो? बेवजह तमाशा मत बनाओ। कविता डर से काँप रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखों में अजीब सी दहशत थी। वो बार बार कह रही थी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे बहुत डर लगता है। अरुण झल्लाकर बोला, इंजेक्शन लगेगा ही, चोट लगी है, बैंडेज और दवा अकेले काम नहीं करेंगे। मगर कविता मानने को तैयार ही नहीं थी। वो अचानक उठकर खड़ी हो गई, जैसे उसके पैर में कोई दर्द ही न हो। देखने वाले सब हैरान रह गए कि अभी तक तो लाचार बन रही थी और अब ऐसे खड़ी हो गई। अरुण ने सख्त लहजे में कहा, चुपचाप बैठो और इंजेक्शन लगवा लो। लेकिन अब तो कविता भी जिद पर उतर आई थी। वो गरजते हुए बोली, तुम तो क्या, तुम्हारे बाप भी मुझे इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। अरुण ने गुस्से को दबाते हुए धीरे से कहा, शट योर माउथ। तभी नर्स ने आकर बीच बचाव किया और बोली, देखिए, हस्बैंड वाइफ है तो घर जाकर लड़ाई कीजिए, यहाँ टाइम खराब मत कीजिए, मुझे और भी मरीज देखने हैं। नर्स की बात पर दोनों कुछ पल के लिए चौंक गए। अरुण चुपचाप रह गया और कविता फिर से मचलने लगी। नर्स ने हाथ में सिरिंज तैयार किया और अरुण को इशारा किया कि उसे पकड़ लो। अरुण वैसे ही चाहता था कि ये तमाशा जल्दी खत्म हो। उसने तुरंत कविता के कंधों को पकड़कर काबू किया। नर्स ने सुई उसके कंधे पर रख दी। कविता जैसे ही हिलने लगी, उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। आंखों से आंसू बहने लगे, होठ कांपने लगे। वो चिल्लाई, प्लीज़ मत करो, मुझे मत लगाओ इंजेक्शन। उसने डर के मारे अरुण की कलाई इतनी कसकर पकड़ ली कि उसके नाखून अरुण की त्वचा में धंस गए। अरुण ने चेहरा फेरकर एक नज़र उसे देखा, आंखें बंद, सांस अटकी हुई, पूरा शरीर कांपता हुआ। एक पल को अरुण उसकी इस मासूम सी हालत में खो गया। नर्स ने इंजेक्शन लगा दिया और हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात थी। फिर वो वहाँ से चली गई। अरुण ने उसकी आंखों से बहते आंसू देखे और हल्का सा मुस्कुराया। धीरे से उसके बालों को छूते हुए बोला, इतने तो छोटे बच्चे भी नहीं डरते जितना तुम इंजेक्शन से डर रही हो। कविता ने उदासी भरे अंदाज में कहा, आपको लगा है क्या कभी इंजेक्शन? तब पता चलेगा कितना दर्द होता है। अरुण उसके जवाब पर कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ आई। उसने जैसे ही पलटकर देखा, उसकी सांसें रुक गई। सामने दीप्ति दीदी खड़ी थी। अरुण का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। दीप्ति ने आंखों में गुस्सा और दर्द भरकर कहा, तुमने शादी कर ली है और मुझे बताया तक नहीं। उनके लहजे में सख्ती थी और आंखों में नमी। अरुण के पास कोई जवाब नहीं था। वो ना हाँ कह पा रहा था, ना। उसके होठ सूख गए और मुश्किल से उसके मुंह से निकला, दीप्ति दीदी। दीप्ति की बात सुनकर कविता ने झट से बीच में बोल दिया, हमारी शादी हुई है और ये इनकार कर रहे हैं। अरुण हक्का बक्का रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। कविता ने चालाकी से मौका पकड़ लिया और बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? यही तो है वो दीदी जिनका जिक्र आप बार बार करते रहे हो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अरुण को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कविता ने ऐसा क्यों कहा। दीप्ति ने अरुण की तरफ अफसोस से देखा और बोली, झूठ मत बोलो अरुण, ये सच है और तुमने मुझसे छुपाया। अरुण हकलाते हुए बोला, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है।
कविता बॉल ड्रामा करने लगी। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, आप मुझे पागल कह रहे हैं, जबकि इस लड़के ने मेरे लिए सब छोड़ दिया, माँ बाप घर सब त्याग दिया, और आज अपने ही लोगों के सामने मुझे पागल कह रहे हैं। और उनकी हालत पतली थी। और तभी कविता ने एक और बम गिरा दिया। अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, ये बच्चा जो मेरी कोख में है, क्या ये भी पागल माँ का बच्चा कहलाएगा? पूरे कमरे में सन्नाटा हो गया और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा पूरा अस्पताल उसके सर पर गिर पड़ा है। दीप्ति दीदी ने एक नज़र अरुण को देखा और सर झटककर बाहर निकल गईं। अरुण ने पीछे से पुकारा, दीदी रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो बिना पीछे देखे चली गईं। अरुण उनके पीछे भागा और इधर कविता अपने किए पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने अपनी चाल चल दी हो और बाजी अपने नाम कर ली हो। आखिरकार इंजेक्शन लगवाने का जो डर और तकलीफ उसने झेली थी, उसका हिसाब भी तो बराबर करना था। कविता के दिमाग में यही घूम रहा था कि आज अगर उसे इतना बड़ा डर दिखाया गया है, तो वो भी किसी न किसी तरह अपना बदला ज़रूर लेगी। वो बाहर निकली तो चेहरे पर अलग ही चमक थी, जैसे बड़ी जंग जीत कर आई हो। उसे पूरा यकीन था कि अरुण अब जा चुका होगा, लेकिन बाहर कदम रखते ही उसकी नज़र सबसे पहले उसी पर पड़ी। अरुण खड़ा था, अपने दोनों हाथ वेस्ट पर रखे, किसी गाड़ी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था, जैसे बहुत देर से उसी का इंतजार कर रहा हो। गाड़ी वहां से निकली तो धूल का गुब्बारा उठा और अरुण की आंखें उसी धूल में कुछ देर तक खोई रहीं। कविता के कदम अपने आप रुक गए। उसके होठों से धीमी आवाज निकली, ये आदमी आम इंसान नहीं है, ये तो जैसे शेर है। खुद से कहती हुई उसने घबराहट में अपना दुपट्टा अच्छे से ठीक किया और मुड़कर दूसरी तरफ बढ़ना चाहा। तभी उसके कानों में तेज और सख्त आवाज गूंजी, स्टॉप राइट नाउ। वो ठिठक गई। दिल की धड़कन एकदम गले में अटक गई। सामने से अरुण तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी का एक ऐसा मिला जुला भाव था कि कविता को लगा अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने मन ही मन प्रार्थना की, ऊपर वाले मुझे इस इंसान से बचा ले, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। उसके पैरों ने खुद ब खुद भागना शुरू कर दिया। वो अंधाधुंध दौड़ रही थी, सड़क के बीचों बीच आ गई और सामने से तेज रफ्तार में आता बड़ा ट्रक देखकर उसकी सांस थम गई। कदम जमीन पर जमे हुए थे, जैसे शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसने आंखें बंद कर लीं, चेहरा हाथों से ढक लिया और मन ही मन आखिरी बार अपने पापा को याद किया। तभी अचानक किसी ने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। उसका पूरा शरीर लड़खड़ाता हुआ एक चौड़े सीने से जा टकराया, जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो, हवा थम गई हो और धड़कनें भी सांस रोककर खामोश हो गई हों। कविता की आंखें अब भी बंद थीं, उसकी सांसें किसी तूफान की तरह चल रही थीं। धीरे धीरे उसने पलकें खोली तो सामने वही अरुण खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों साफ झलक रहे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों साफ झलक रहे थे। कविता का दिल एकदम घबरा गया। आसमान से गिरा खजूर में अटका। बस यही हाल था। अरुण की आवाज गूंज उठी, तुम पागल हो, जानती हो तुम्हारा कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। उसकी फिक्र उसके शब्दों से साफ झलक रही थी। लेकिन कविता तो उसे देखती ही रह गई थी, जैसे खुद को संभालने की हिम्मत खो चुकी हो। अरुण ने उसकी कलाई पकड़ी और खींचते हुए बोला, अब मेरे साथ चलो। गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए वो उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। कविता हड़बड़ाई, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? वो घबराकर अपनी कलाई छुड़ाने लगी, लेकिन अरुण की पकड़ बहुत मजबूत थी। अरुण के होठ दांत पीसते हुए हिले, हम अपने घर जा रहे हैं, आखिर पत्नी हो मेरी, अब मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसके लहजे में ठहराव था, पर साथ ही एक अजीब सा दबाव भी, जिसे सुनकर कविता का दिल बैठ गया। वो लगभग कांपते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो, मुझे अपने घर क्यों ले जा रहे हो? मेरा घर, मेरे पापा, मेरा सब वही है। वो रुक रुक कर बोल रही थी, आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन अरुण जैसे अब किसी और ही फैसले पर उतर चुका था। उसने उसे गाड़ी में बैठाया। कविता ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर लॉक था। उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर मैं घर नहीं पहुंची तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, उनकी सांस रुक जाएगी, तो मेरा क्या होगा? अरुण ने गहरी सांस खींची और बेहद धीमी आवाज़ में बोला, डोंट वरी मेरी स्वीट हार्ट,
कविता का दिल धड़कनों से बाहर निकलने को तैयार था। उसकी आंखें सड़क से ज्यादा अरुण की आंखों पर टिकी थीं, जो सामने विंडो स्क्रीन से बाहर घूर रही थी। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जिससे नसें साफ उभर आई थी, जैसे वो अपने गुस्से और बेचैनी को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। कविता डर और गुस्से से कांपती हुई चिल्लाई, गाड़ी रोक दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, अभी के अभी रोक दो। सुना तुमने? उसकी आवाज़ में इतनी शक्ति थी कि किसी को भी थमा देती, लेकिन अरुण ने जैसे सुना ही नहीं। गाड़ी अपनी तेज रफ्तार से हवेली के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही गाड़ी रुककर हवेली के सामने खड़ी हुई, कविता की रूह कांप गई। उसकी आंखें सामने खड़े उस विशाल महल जैसे घर पर टिक गईं। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और अंदर तक फैला हुआ सन्नाटा, ये सब देखकर उसके पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। उसकी जबान लड़खड़ाई, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पापा के पास जाना है। उसकी आवाज़ में बच्चों जैसा डर साफ झलक रहा था, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल थे। वो तो बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी, लेकिन ये आदमी उसके मजाक को सच कर देगा, ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अरुण ने जैसे ही गाड़ी हवेली के बड़े गेट के अंदर मोड़ी, कविता का चेहरा पीला पड़ गया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। ये कैसी जगह थी? ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर बेली चढ़ी थी, भारी भरकम गेट जिसके बंद होते ही बाहर की दुनिया से हर रिश्ता टूटता सा महसूस होता था। सामने फैला हुआ बगीचा, लेकिन उसमें भी अजीब सी वीरानी पसरी थी, मानो हर पौधा चुपचाप किसी राज को छुपाए खड़ा हो। कविता ने पहली बार खुद को इतना फंसा हुआ महसूस किया। वो हड़बड़ाई और अरुण की तरफ देखकर बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी घर, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अरुण का चेहरा बिल्कुल सख्त था। उसकी आंखें आगे टिकी थी, होठ बिछे हुए, जैसे उसने ठान लिया हो कि आज पीछे मुड़ना ही नहीं है। उसने गाड़ी रोकी और जैसे ही दरवाज़ा खोला, कविता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दूसरी ओर हैंडल खींचा। लेकिन दरवाज़ा पहले ही लॉक हो चुका था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अरुण से गिड़गिड़ाकर कहा, देखो, मैं मानती हूँ, मेरी गलती थी, मैंने बहुत बातें की तुम्हारे साथ, बहस की, पर प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी जो अस्पताल में लगे हैं, मैं वादा करती हूँ, लेकिन मुझे इस घर में मत ले जाओ। पर अरुण ने उसकी बात काटते हुए कठोर आवाज़ में कहा, अंदर चलो, तुम्हें सिर्फ सच बताना है, और सच बोलने के बाद तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलोगी। कविता ने अपने कदम रोक लिए। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसने रुकते हुए कांपती आवाज़ में पूछा, अगर मैंने अंदर जाकर सबके सामने सच बोल दिया तो कोई मुझे कुछ कहेगा तो नहीं? कोई मारेगा तो नहीं? अरुण ने उसकी ओर घूरा और झटके से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें बस सच कहना है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। मेरी जिंदगी को तुमने पहली ही मुलाकात में उलट पुलट कर रख दिया है, और अब तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? कभी नहीं, अब तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनते ही कविता का दिल मानो रुक गया। उसके कानों में अजीब सी गूंज होने लगी और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। अगले ही पल उसका सर पीछे को झुका और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। अरुण का चेहरा एकदम बदल गया। उसने घबराकर झुककर उसका चेहरा ऊपर उठाया। ओ नो! उठो, सुनो, आंखें खोलो। लेकिन कविता बिल्कुल बेजान सी पड़ी थी। अरुण को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी उसे अंदर से कुछ आहट सुनाई दी, मानो हवेली में से कोई बाहर निकल रहा हो। वो बुरी तरह घबरा गया। अगर इस हालत में कविता को किसी ने देख लिया तो तूफान और बड़ा खड़ा हो जाएगा। उसने एक पल भी गवाए बिना कविता को अपनी बाहों में उठा लिया। उसका नन्हा सा बदन एकदम हल्का लेकिन नाजुक लग रहा था, मानो जरा सा भी दबाव पड़े तो टूट जाएगा। वो तेज कदमों से सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ा, जहाँ एक सुनसान सा कमरा पड़ा था। उसने दरवाज़ा खोला। भीतर धूल से ढका एक बिस्तर पड़ा था। अरुण ने सावधानी से कविता को उस पर लिटाया, फिर खुद पीछे हटकर हांफते हुए खड़ा हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ये कैसी मुसीबत थी जो उसके गले पड़ गई थी? वो बुदबुदाया, अगर ये होश में नहीं आई तो मेरे लिए सब और मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच शहर के उस पार कविता के पापा अपने घर के दरवाजे पर बेचैनी से टहल रहे थे। घड़ी की सुइयां तेजी से बढ़ रही थीं, लेकिन कविता का कोई अता पता नहीं था।
सुबह निकलते वक्त उसने मुस्कुराकर कहा था, पापा, आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी, मुझे कुछ किताबें लेनी हैं, आप इंतज़ार मत करना। और अब शाम गहराने लगी थी। आकाश में ढलती रोशनी और कमरे में पसरा सन्नाटा पापा के दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। उन्होंने कई बार उसके नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन फ़ोन बार बार बंद आ रहा था। वो अब खुद को समझा नहीं पा रहे थे। बेचैनी एक डर में बदल चुकी थी। ये वही बेटी थी जिसे उन्होंने अपनी औलाद से बढ़कर चाहा था। खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उससे गहरा रिश्ता था जो उनके जीने का सहारा था। उधर हवेली के अंदर का माहौल पहले ही तूफानी हो चुका था और उनकी गुपचुप शादी की खबर पूरे खानदान में फैल चुकी थी। दीप्ति दीदी का चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में हैरानी और चोट साफ झलक रही थी। उनके लिए अरुण बेटे जैसा था। बचपन से उसने उनकी आंखों के सामने ही कदम बढ़ाए थे। माँ बाप का साया उसके सर पर नहीं था, तो दीप्ति और चाचा चाची ने ही उसका हर दुख सुख बांटा था। लेकिन आज उन्हें महसूस हो रहा था जैसे अरुण ने उनके भरोसे पर ही वार किया हो। दीप्ति सोच में डूबी थी, उनके होठ कांप रहे थे, आंखें गीली थीं। वो खुद से बुदबुदाई, मैंने तो हमेशा कहा शादी कर लो, मैं तो यही चाहती थी कि वो खुश रहे। फिर उसने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? क्या वो सब झूठ था जो वो कहता रहा? अमृता चुपचाप कोने में बैठी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, आंखें सूनी हो चुकी थी। जो सपने उसने अरुण के साथ सजाए थे वो अचानक बदल गए थे। दीप्ति ने गुस्से में आवाज उठाई, चाहे कुछ भी हो, मैं अरुण को माफ नहीं करूंगी। उसने मेरा दिल तोड़ा है, उसने मुझे धोखा दिया है। चाचा ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाया और नरमी से कहा, बेटा, खुद को इतना मत तोड़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन दीप्ति ने मुश्किल से दो घूंट भरे और गिलास एक तरफ रख दिया। उनकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी तनाव और सन्नाटे के बीच दरवाज़ा धीरे से खुला और अरुण कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में जग और गिलास था, चेहरा थका हुआ और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और सीधे उस बिस्तर की ओर बढ़ा जहां उसने कविता को लिटाया था। लेकिन बिस्तर खाली पड़ा था। अरुण के कदम वहीं थम गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ से जग और गिलास छूटकर जमीन पर गिर गए और जोर की आवाज़ हुई। वो घबराकर कमरे में उधर उधर देखने लगा, पर्दों के पीछे झाँका, अलमारी खोली, हर कोने को टटोला, लेकिन कविता कहीं नहीं थी। उसके माथे की नसें तन गईं और होठों पर एक बुदबुदाहट निकली। ये लड़की आखिर कहाँ चली गई? अब वो हवेली के दरवाजे से बाहर निकल आया और चारों तरफ बेचैनी से उसे ढूंढने लगा। दिल और दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि जिस लड़की ने उसे बेवकूफ़ बनाकर अचानक से गायब हो जाने की हिम्मत की है, उसे वो किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। दांत पीसते हुए वो इधर उधर नजरें दौड़ाता चौकीदार तक पहुंचा और जब उसने चौकीदार से उस लड़की के बारे में पूछा तो जवाब मिला, मुझे कुछ पता नहीं। ये सुनते ही उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसे यकीन था कि चौकीदार झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। फिर भी जबरदस्ती खुद को काबू में करता वो झटके से हटकर अंदर की तरफ बढ़ा, जहां हवेली के आंगन में जैसे अदालत सी लगी हुई थी और सबकी नज़रें उसी पर टिक गई थी। वहां उसका नाम ऐसे लिया जा रहा था जैसे वो कोई बड़ा गुनहगार हो। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे सबने पहले ही उसे दोषी मान लिया हो। उसकी आंखें अपनी दीदी पर जाकर ठहर गईं। दिल के हजार टुकड़े तब हुए जब दीदी ने साफ साफ कह दिया कि वो अब उसे अपनी नज़रों से भी दूर देखना चाहती हैं। अरुण चुप खड़ा था, अपने बचाव में कुछ कहना चाहता था, पर जब उसने बहन के चेहरे पर कड़वाहट देखी तो उसकी जबान बंद हो गई। वो वही बहन थी जिसने बचपन से उसे अपनी गोद में पालकर बड़ा किया था, उसे बच्चों की तरह संभाला था। और आज वही बहन बिना उसकी बात सुने उस पर यकीन करने से इनकार कर रही थी। ये सोचकर उसका दिल बुरी तरह डूब गया। उसकी आंखें बार बार भर रही थीं, पर उसने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। बस अपनी बहन को देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसे सच कहने का मौका तक नहीं मिला। चाची की कड़ी नज़रें भी अरुण पर टिक गईं और आवाज़ में इतनी नाराज़गी थी कि पूरा माहौल भारी हो गया। चाचा ने साफ शब्दों में कहा, अरुण, तुम्हारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है और मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। दीदी की आंखों में आंसू थे और वो भी बस यही कह रही थीं कि अरुण यहाँ से चला जाए। तभी वो वहाँ से धीरे धीरे पीछे हटता चला गया
और आखिरकार हवेली को छोड़कर बाहर निकल गया। उसके कदम भारी हो चुके थे और दिल अंदर से टूट चुका था। हवेली से बाहर निकला तो सड़कें लंबी और सूनी लग रही थीं। मन में सवालों का तूफान था। आखिर उसने क्या गलत किया था जो अपनी ही बहन का भरोसा खो बैठा। अरुण की हालत खराब थी, लेकिन उसकी दीदी दीप्ति भी अपने कमरे में अकेली बैठी तड़प रही थी। दिल दोनों का टूटा था, बस दर्द अलग अलग था। कोई बाहर रो रहा था तो कोई अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसी समय कविता भी घर लौटी। उसके पापा दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। आंखों में चिंता थी, जैसे बहुत देर से अपनी बेटी को ढूंढ रहे हों। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, कहाँ रह गई थी बेटा, कब से तेरा इंतजार कर रहा था। कविता ने झिझकते हुए सर झुका दिया और धीरे से बोली, पापा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं डर गई थी, पर अब सब ठीक है। ये सुनते ही उसके पापा घबरा गए और बेचैन होकर पूछने लगे, कैसा एक्सीडेंट हुआ, चोट तो नहीं आई ना। उनका चेहरा चिंता से भर गया था। कविता ने पापा को संभालते हुए कहा, जी पापा, चोट ज्यादा नहीं आई। देखिए, बैंडेज भी करवा लिया है। जिसने गाड़ी से टक्कर मारी थी, वही इंसान मुझे अस्पताल ले गया। उसने मदद की, वरना आजकल कौन रुकता है। लोग तो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। ये सुनकर उसके पापा थोड़े शांत हुए और ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगे कि किसी भले इंसान ने उनकी बेटी की मदद की। कविता के मन में उस इंसान की तस्वीर घूमने लगी। वो सोच रही थी कि अगर वो आदमी चाहता तो उसका गला दबा देता, पर उसने उल्टा उसकी मदद की। इस सोच से उसके दिल में एक अजीब सा डर और एहसास दोनों ही एक साथ पैदा हो रहे थे। दूसरी तरफ अरुण रात भर बेचैन रहा। उसने करवटें बदल बदल कर रात गुजारी, जैसे कोई सपना बार बार उसके दिमाग को झकझोर रहा हो। जब घड़ी ने 2 बजाए तो वो थका हारा कमरे में आकर लेट गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी जिंदगी की रफ्तार एक लड़की ने बिगाड़ दी थी, जिसने अचानक उसकी जिंदगी में आकर सब तहस नहस कर दिया और फिर ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। अरुण का दिल अब बस एक ही आवाज़ दे रहा था कि जब भी वो लड़की उसके सामने आएगी, वो उसे छोड़ेगा नहीं, बदला लेकर ही रहेगा। लेकिन उसके सामने ये सवाल खड़ा था कि आखिर उसे ढूंढेगा कैसे। सुबह का माहौल और भारी हो गया जब नाश्ते की टेबल पर दीप्ति दीदी ने अरुण को साफ साफ कह दिया कि वो अपनी पत्नी को घर लेकर आए और उसे उसका हक दे दे। दीदी के शब्द सुनते ही अरुण अंदर तक हिल गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने धीरे से कहा, दीदी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। पर दीदी ने हाथ उठाकर रोक दिया और बोली, अरुण, अब कोई बात बाकी नहीं बची। मैंने उस लड़की की आंखों में सच्चाई देखी है, और एक औरत कभी अपनी औलाद के नाम पर झूठ नहीं बोलती। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि उसे हवेली में वापस लेकर आओ, तभी आगे की बात होगी। इतना कहकर दीप्ति उठ गई और वहाँ से चली गई। अरुण का सर झुक गया और दिल से आवाज़ निकली, कहाँ ढूंढूं उसे, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। उसने गाड़ी निकाली और बाहर जाने लगा। तभी अमृता उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और होठों पर शिकायत साफ थी। उसने धीमी पर टूटी हुई आवाज़ में कहा, आपने शादी कर ली अरुण, और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये सुनते ही अरुण सुन रह गया और गुस्से में बोला, अमृता, ये क्या कह रही हो तुम। वो आंसू पोंछते हुए बोली, बचपन से ही मैं आपको चाहती थी। आपने कभी देखा नहीं, पर मैंने हमेशा सोचा कि मेरी शादी आपसे ही होगी। आप मेरे अपने हो, पर आपने किसी और से शादी कर ली। अरुण इसकी बात सुनकर हैरान रह गया और साफ शब्दों में बोला, अमृता, तुम पागल हो गई हो क्या। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह माना है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पर शादी जैसा ख्याल कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं तुम्हें उस नज़र से देख ही नहीं सकता। अमृता ज़ोर से रो पड़ी और बोली, आप मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पर अरुण का सब्र टूट गया। उसने माथे पर हाथ रखकर कहा, अमृता, प्लीज़ अब और ड्रामा मत करो। तुम मेरी बहन जैसी हो और ये रिश्ता कभी बदल नहीं सकता। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया और हवेली के गेट से बाहर निकल गया। अमृता वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोती रही और अरुण तेजी से दूर जाता गया।
आज दूसरा दिन था और उसके पाँव का दर्द अब पहले जैसा तेज नहीं था। सूजन भी धीरे धीरे उतर चुकी थी और अब वो थोड़ा आराम महसूस कर रही थी। 2 दिन से घर पर पड़ी पड़ी वो खुद भी परेशान हो गई थी। इसलिए सुबह उठकर तैयार हुई। उसने यूनिवर्सिटी जाने का मन बना लिया क्योंकि क्लास छोड़ते हुए उसे भी अजीब लग रहा था। कपड़े बदलकर शीशे में खुद को देखा तो लगा जैसे फिर से वही रफ्तार लौट आई हो जो चोट की वजह से थम गई थी। पापा की नज़रों को देखते हुए उसने हल्की मुस्कान दी और उनका आशीर्वाद लिया और फिर यूनिवर्सिटी जाने के लिए दरवाजे से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही बाहर आई तो उसके कदम वहीं रुक गए। सामने सड़क पर खड़ी बड़ी सी गाड़ी में वही चेहरा नजर आया जिससे वो पिछले कुछ दिनों से बचना चाह रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सच में अरुण था। उसे देखकर जैसे उसका खून जम गया हो, जैसे ही उसका पीछा करते यहाँ तक पहुँच गया है। पहले तो उसने सोचा कि नज़रें झुकाकर जल्दी से निकल जाएगी और वो उसे देख भी नहीं पाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंज़ूर था, क्योंकि उनकी नज़रें एक दूसरे से टकरा चुकी थीं और अरुण ने पलक झपकते ही कदम बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। लम्हे के हजार टुकड़ों के बराबर सेकंडों में अरुण उसके पास पहुंच गया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए उसे सीधा गाड़ी की तरफ खींच ले गया। वो अचानक से चीखी, प्लीज छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो? लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अरुण ने बिना एक पल गवाए उसे गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कविता हक्का बक्का थी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे समझने का भी वक्त नहीं मिला। अरुण का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखों में जलते हुए शोले थे, जैसे पिछले 2 दिन की सारी कड़वाहट अब उभर आई हो। दीदी से बात ना हो पाने का दर्द और अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम का बोझ। उसने ठान लिया था कि अब ये सब ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। उसने गहरी आवाज में कहा, 2 दिन से मेरी दीदी ने मुझसे बात तक नहीं की। मैं कितनी बार समझाता रहा कि मेरी कोई शादी नहीं हुई, लेकिन नहीं, दीदी को अपने भाई पर यकीन नहीं है। उन्हें तुम्हारी तरह की झूठ बोलने वाली लड़कियों पर यकीन है और अब उन्होंने साफ कहा है कि मैं तुम्हें हवेली लेकर जाऊं और तुम्हें तुम्हारी जगह दूं। तो सुन लो, अब मैं वही करने वाला हूं। कविता की आंखों में आंसू भर आए। उसने घबराते हुए कहा, प्लीज आप ऐसा मत करो। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा था ना आपसे कि वो सब एक छोटा सा मजाक था। मैं डरी हुई थी, इसलिए मैंने वो सब किया था। आप मुझे क्यों समझ नहीं रहे? मैं क्यों करूंगी आपसे शादी? मेरे पापा का क्या होगा? वो ये सुनकर टूट जाएंगे। मेरी वजह से उनका दिल दुख जाएगा। ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? उसने रोते हुए कहा। लेकिन अरुण पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अरुण ने उसकी ओर देखते हुए दांत भींचकर कहा, मजाक अब सच बनकर सामने आएगा। तुम चाहो या ना चाहो, हम आज और अभी कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। अब ये खेल मजाक नहीं रहेगा, समझी तुम? कविता की सांसें तेज हो गई। उसका गला सूख गया। वो बुरी तरह डर गई और कांपती आवाज में बोली, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। आप क्यों मुझ पर अपनी जिद थोप रहे हैं? आप क्यों समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब गलत है? वो कभी उसे तुम कह रही थी, कभी आप कह रही थी। खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उससे बात करे। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप समझदार और शरीफ लगते हैं। आपको तो खुद समझना चाहिए कि किसी भी लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती। आप ये सब क्यों कर रहे हो? अरुण का चेहरा और सख्त हो गया। उसने कहा, ये सब तुम्हें जब सोचना चाहिए था, जब तुमने दीदी के सामने झूठ बोला। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था। सच बता देती तो मेरी भी जान छूट जाती और तुम्हारी भी, पर तुमने वो मौका गवा दिया। अब जो होगा वही होगा। गाड़ी रजिस्टर ऑफिस के बाहर आकर रुकी तो कविता का दिल बैठ गया। उसकी पूरी देह कांपने लगी। उसने सीट पकड़ी और घबराकर बोली, प्लीज मैं आपके साथ चलकर आपकी दीदी को सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ, आप मुझे इस तरह मजबूर मत कीजिए। आप चाहें तो मुझे सज़ा दे दीजिए, लेकिन शादी के लिए मजबूर मत कीजिए। अरुण गुस्से में गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ जाकर दरवाज़ा खोला और सख्त लहजे में बोला, अब नीचे उतर जाओ। कविता ने काँपते हुए कहा, प्लीज़ सुन लीजिए मेरी एक बात। आप जैसे पढ़े लिखे
और समझदार इंसान से मुझे यही उम्मीद थी कि आप समझेंगे। शादी मजाक नहीं होती। जबरदस्ती किसी भी लड़की को बांध देना गुनाह है। आप ऐसा मत कीजिए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके शब्द बिखरे हुए थे, लेकिन दिल की गहराई से निकल रहे थे। वो एक आखिरी कोशिश कर रही थी कि शायद अरुण के दिल पर असर हो जाए और वो अपने फैसले से पीछे हट जाए। अरुण ने गाड़ी की डिग्गी से उसका बैग निकाला और बड़ी बेताबी से उसमें टटोलने लगा। बैग में से किताबें, नोटबुक और पेन गिरते चले गए, लेकिन उसकी निगाहें सीधी उसकी आईडी कार्ड पर जाकर ठहर गईं। उसने कार्ड उठाकर ध्यान से देखा और होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल गई। 20 साल, वो बुदबुदाया, मतलब बालिग। तो अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी कानूनी रोक नहीं है। शादी हो सकती है। कविता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने घबराकर कहा, क्या मतलब है? तुम्हारा ये सब कैसा मजाक है? अरुण ने उसकी आंखों में सीधा देखा। आंखें ब्राउन और गहरी, जिनमें गुस्से और पक्के इरादे की चमक थी। वो धीमे मगर साफ शब्दों में बोला, मतलब ये कि आज और अभी यही तुम्हारा और मेरा नाम एक कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा जाएगा। ये रियल शादी नहीं होगी, सिर्फ पेपर मैरिज होगी। कुछ महीनों का खेल है, उसके बाद मैं खुद तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। कविता को एक पल को लगा उसने गलत सुना है। वो उसकी तरफ पलटी और बोली, तुम मुझे झूठी शादी में फंसा रहे हो। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन गुस्से में उसने अपनी कलाई जोर से छुड़ाने की कोशिश की। अरुण ने उसे और करीब खींच लिया। उसकी सांसें उसकी सांसों से टकरा गईं। उस लम्हे में खामोशी छा गई। बस दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अरुण का लहजा कुछ पल के लिए मुलायम हुआ, जैसे अंदर से टूटा हुआ इंसान बोल रहा है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दीदी को यकीन ही नहीं है कि मैंने कोई गलती नहीं की। वो मुझे सुनने को तैयार ही नहीं है। अब अगर मैं कहूँ कि सब मजाक था, तो भी वो नहीं मानेंगी। कविता का माथा सिकुड़ा। उसने झिझकते हुए पूछा, तो तुम सोचते हो कि इस नकली शादी से सब ठीक हो जाएगा? अरुण ने गहरी सांस भरकर कहा, शायद शायद सब कुछ ना ठीक हो, पर कम से कम दीदी को लगेगा कि मैंने उनकी बात मान ली। और जब वो मान जाएंगी, तब शायद मुझे माफ़ भी कर दें। मैं जानता हूँ ये सब सही नहीं है, पर और कोई रास्ता नहीं बचा। कविता पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो बुरी तरह फंसी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। हिम्मत जुटाकर बोली, अगर मैं शादी से मना कर दूँ तो? अरुण का चेहरा और कड़क हो गया। उसने झुककर उसके कानों के पास कहा, तो तुम्हारे पापा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि कविता का खून जम गया, लेकिन उसी वक्त कविता का भी लहजा बदल गया। वो धीरे से अरुण की आंखों में देखते हुए बोली, मेरे पापा की तरफ अगर तुमने नज़र भी डाली तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, समझे? उसके माथे पर बाल बिखर गए थे और आंखों में अचानक अजीब सा साहस उतर आया था। अरुण उसकी इस अचानक बदलती ताकत को देखकर पल भर के लिए चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी डरी हुई होने के बाद भी उसे आंखों में आंखें डालकर धमका सकती है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कविता ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ पेपर मैरिज के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। अरुण ने आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, क्या? कविता ने होंठ भींचे, फिर साफ शब्दों में बोली, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। अगर तुम दे सकते हो तो मैं ये नकली शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरुण का दिल जैसे चीर गया हो। एक पल को उसकी सांस अटक गई हो, फिर होठों पर जहर घुली हंसी तैर गई। तो तुम भी वही निकली, हर लड़की की तरह, पैसों की भूखी। मुझे लगा था तुम अलग हो, पर छोड़ो। वो उसकी आंखों में गुस्से से जलती हुई नजरें डालते हुए बोला, ठीक है, मंजूर है, लेकिन याद रखना, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही करना होगा। ये शादी सिर्फ 3 महीने चलेगी, उसके बाद तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। उम्मीद है उससे पहले ही सब ठीक हो जाएगा। कविता चुप रही, पर उसके दिल में हलचल मच गई थी। वो जानती थी कि यह सौदा खतरनाक है, लेकिन उसके पास फिलहाल यही एक रास्ता बचा था। वो खामोशी जो कमरे में पसरी हुई थी, दोनों की धड़कनों से भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। कविता का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को कर रहा था। अरुण की आंखें उसकी आंखों में गड़ी हुई थी और उसका हर लहजा किसी फैसले जैसा लग रहा था। कविता के होठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, पर आवाज गले में अटक गई। अरुण ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।
उसके पास इतने नज़दीक आ चुका था कि उसकी सांसें कविता के चेहरे से टकरा रही थीं और वो इस एहसास से और ज़्यादा डरने लगी थी। कविता का पूरा शरीर काँप रहा था, लेकिन उसकी आँखों में अब भी हिम्मत झलक रही थी। वो चाहकर भी खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। उसने अरुण को धक्का देने की कोशिश की, पर उसकी ताकत के सामने वो बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। अरुण ने उसकी हालत देखी तो पल भर के लिए उसकी आँखों की शक्ति ढीली पड़ी, जैसे वो खुद भी सोच में पड़ गया हो। पर अगले ही पल फिर से उसकी आंखों में वही जिद, वही गुस्सा लौट आया था। कविता ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हदों का ख्याल रखेंगे। ये सब करके आप खुद अपने कहे पर कैसे खरे उतरेंगे? अगर आपको अपनी दीदी को मनाने के लिए शादी की ज़रूरत थी तो मैंने कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपनी इजाज़त के बिना कुछ करने दूंगी। मेरे पास भी इज्जत है और मैं उसे किसी भी हालत में खोने नहीं दूंगी। उसके शब्द कांपते हुए भी चाकू की तरह चुभ रहे थे। अरुण उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था, जैसे वो अपनी ही हालत से लड़ रहा हो। उसने दीवार पर रखे हाथ को धीरे से नीचे किया और उसकी कमर से पकड़ ढीली कर दी। वो एकदम पीछे हटा और गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम सोचती हो मैं सच में तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूँ? मैं पागल ज़रूर हूँ, लेकिन इतना नहीं कि मैं तुम्हें उस तरह से तोड़ दूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी दीदी की ज़िंदगी से वो गलत फहमी निकाल दो, पर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पर हक जमा रहा हूँ। कविता उसकी आंखों में देखने लगी। वहां पहली बार उसे कमजोरी झलकती दिखी, जो गुस्से और जिद के पीछे छिपी थी। वो समझ गई कि अरुण का गुस्सा उसकी बेबसी है। उसका डर है कि कहीं वो दीदी को हमेशा के लिए खो न दे। वो चुप रही, बस एक लंबी सांस छोड़ दी। कमरे की भारी हवा में दोनों खड़े थे, एक दूसरे से दूर होकर भी अजीब सी नज़दीकी महसूस कर रहे थे, जैसे दोनों के बीच बहुत कुछ अनकहा रह गया हो। अरुण ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अब ये कमरा तुम्हारा है, तुम आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं अपने पैसे या इस शादी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें मजबूर करूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी जगह इस घर में बना लो और दीदी को यकीन हो जाए कि मैंने अपनी ज़िंदगी संभाल ली है। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते जाते उसकी निगाहें एक बार फिर कविता के चेहरे पर ठहर गईं, जैसे वो खुद से जूझ रहा हो कि कहीं उसके दिल में ये सब नाटक से बढ़कर कुछ और तो जगह नहीं बना रहा। कविता वहीं खड़ी रही, उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, पर अब डर के साथ साथ एक और एहसास जुड़ गया था, जिसकी उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। वो सोचने लगी कि आखिर ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा और 3 महीने की ये शादी उसके जीवन को किस मोड़ पर ले जाएगी। उस लम्हे का बोझ कविता के दिल पर पहाड़ सा गिरा था। अरुण की अचानक की हरकत से उसका जिस्म काँप रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी-अभी उसके साथ क्या हो गया। उसके होठों पर अरुण का एहसास अब भी ताज़ा था और वही एहसास उसे अंदर तक हिला रहा था। अरुण का मज़ाक में कहना कि वो सिर्फ़ उसकी सांस वापस दिला रहा था, उसके लिए कोई सफाई नहीं, बल्कि एक और चोट जैसा था। कविता अपने आँसू छुपा नहीं पाई। उसके चेहरे की ललीमा अब शर्म की वजह से नहीं, बल्कि गुस्से और दर्द की वजह से थी। उसने उसके सामने हाथ उठाकर साफ कहा था कि अगर ये दोबारा हुआ तो वो सब खत्म कर देगी। अरुण उस चेतावनी के बाद भी अजीब सी मुस्कान में खोया हुआ था। उसकी आंखों में एक नशा सा था, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसके सारे होश उड़ा दिए हों। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये भी सच था कि लड़की उसे अपनी तरफ खींच रही थी और यही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। वो खुद से तो लड़ नहीं पा रहा था और अपनी दीदी का भरोसा जीतने निकला था, लेकिन रास्ते में कविता ने उसकी धड़कनों का रुख बदलना शुरू कर दिया था। फिर भी हालात ऐसे थे कि दोनों के घर वालों के सामने अपना रिश्ता दिखाना ही पड़ा। जब अरुण कविता को लेकर उसके पापा के पास पहुंचा तो माहौल भारी हो गया। कविता के पापा की आंखों में ऐसा सदमा था, जैसे उनका दिल एक पल के लिए रुक गया हो। उन्होंने उम्मीद तक नहीं की थी कि उनकी बेटी इतनी बड़ी बात उनसे छुपाकर रख सकती है। उनके चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा दर्द था। उनका पहला सवाल बस यही था कि आखिर क्यों? कविता ने उन्हें भरोसे के लायक नहीं समझा। कविता अपने पापा को देखते ही टूट गई। उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे और उसका गला रुक गया था। वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी।
उसने सर झुकाकर बस माफी मांगी, लेकिन सारा बोझ अरुण ने अपने ऊपर ले लिया। वो झट से बोला, अंकल, इसमें कविता की कोई गलती नहीं है। सब मैंने किया है, मजबूर मैंने किया है, और गलती भी मेरी है। आपको गुस्सा आना चाहिए तो मुझ पर आए, आपकी बेटी पर नहीं। उसके पापा अरुण को कुछ देर देखते रहे। उनकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि हैरानी थी, जैसे वो सोच रहे हों कि आखिर क्यों एक लड़का उनकी बेटी के पीछे इस हद तक चला आया। उनकी आंखों में वही मजबूरी झलक रही थी जो जिंदगी ने हमेशा उनके साथ की थी। वो गरीब थे, बीमार थे, और दिल की तकलीफ ने उन्हें तोड़ दिया था। उनके पास अपने बेटी को रोकने की ताकत भी नहीं थी। उन्होंने कांपते हुए बस इतना कहा, अगर मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है तो ज़रूर उसमें कुछ अच्छा देखा होगा। मैं ये मान लेता हूँ कि वो फैसला गलत नहीं कर सकती। उनकी बात सुनकर कविता का दिल और ज़्यादा भारी हो गया, क्योंकि वो जानती थी कि रिश्ता किसी प्यार का नहीं, बल्कि एक मजबूरी का खेल है। और अब उसके पापा के सामने सच बोलने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में ये चुभन हमेशा जिंदा रहने वाली थी कि उसने अपने पापा को बिना बताए इतनी बड़ी बात कर दी। अरुण ने आगे बढ़कर उनके सामने झुककर सर झुका दिया। उसने ये जताने की कोशिश की कि वो कविता का ख्याल रखेगा, चाहे ये रिश्ता दिखावे का ही क्यों ना हो। उसके पापा ने भारी सांस लेते हुए सर हिलाया और चुप हो गए। उनकी आंखों की नमी और चेहरे की झुर्रियां साफ बता रही थीं कि वो टूट चुके हैं, लेकिन अपनी बेटी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी ज़िंदगी में हमेशा उसका साथ दिया था। कविता के दिल में अपने पापा की वो हालत तीर की तरह चुभ रही थी। वो अपने अंदर चीख रही थी कि काश वो उन्हें सब बता पाती कि ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट है। पर हालात ने उसकी ज़ुबान पर ताला लगा दिया। अब उसे फिर से अरुण के साथ उसी हवेली में लौटना था, जहाँ उसके लिए हर कदम नई चुनौती और हर लम्हा नया डर बनकर सामने आने वाला था। हवेली में पहली रात थी। कविता कमरे में बैठी थी। उसके चारों तरफ भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर टंगे बड़े बड़े फोटो और ऊंची छत वाला कमरा उसके लिए अजनबी सा था। खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अचानक उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। दिन भर का तनाव, कोर्ट की भागदौड़, और घर वालों के सामने ना चाहते हुए भी शादी की बात मान लेनी, सब मिलकर उसका दम घोट रहे थे। अरुण कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कविता खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी था। अरुण ने दरवाज़ा बंद किया और कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसे खींच क्यों रही है। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन उसके मन का हिस्सा हर पल कविता के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। इतना मत सोचो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, अरुण ने धीमी आवाज में कहा। कविता उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक क्या? सच में सब ठीक होगा? मेरे पापा को देखो, कितना टूट गए हैं, और तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, जैसे दिल से कोई भारी बोझ उतारने की कोशिश कर रहा हो। अरुण ने पल भर के लिए कुछ नहीं कहा। उसे समझ आ गया कि कविता की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसके पापा हैं। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इस लड़की को काबू में रखना है तो उसके पापा का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। रात लंबी होती चली गई। दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन एक दूसरे से जैसे मीलों दूर। अरुण बिस्तर पर लेटा था और कविता सोफे पर सुकड़ी बैठी थी। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। कविता के दिमाग में बार बार वही ख्याल घूम रहा था कि उसने मजबूरी में ये रिश्ता कबूल किया। सिर्फ 3 महीने का समझौता है, लेकिन हर दिन उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं होगा। सुबह जब दीप्ति कमरे में आई तो उसने देखा कविता जाग चुकी थी और चुपचाप पूजा के कमरे की तरफ जा रही थी। दीप्ति के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। देखा अरुण, कैसी लड़की लाया है, परिवार की इज्जत समझती है, सबकी देखभाल करेगी। अरुण ने दीदी की बात सुनी, लेकिन उनके मन में उथल पुथल थी। उसे लगा जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। दीदी के सामने वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा भी आ रहा था और अजीब सा खिंचाव भी। दिन गुजरते गए। हवेली में कविता का रहन सहन सबकी नज़र में आने लगा।
वो सबका ख्याल रखती, नौकरों चाकरों से लेकर दीदी तक सबको इज्जत देती। लेकिन अरुण के साथ उसकी बातें हमेशा टकराव में ख़त्म होती। वो उससे जितनी दूरी बनाना चाहती, अरुण उतना ही उसके करीब आने की कोशिश करता। एक रात तो हालात और बिगड़ गए। अरुण गुस्से से कमरे में आया और बोला, कविता, मैं ये खेल अब और नहीं खेल सकता। तुम मुझे दूर धकेलती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। तुम खुद मानो या ना मानो, लेकिन हमारे बीच कुछ तो है। कविता ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हमारे बीच कुछ नहीं है अरुण, ये सब बस एक समझौता है और 3 महीने बाद सब खत्म हो जाएगा। तुम बार बार क्यों भूल रहे हो? अरुण उसके बिल्कुल पास आया, उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए बोला, अगर ये सिर्फ समझौता होता तो तुम्हें मेरी नज़रों से डर क्यों लगता है? मेरी मौजूदगी से तुम्हारा सांस क्यों रुक जाता है? मान लो कविता, ये रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं टिकेगा। कविता के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें कभी दिल से अपना नहीं सकती। मेरे पापा मेरी दुनिया हैं और मैं उन्हें कभी दुख नहीं दूंगी। अरुण ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ जिद दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़की अब उससे दूर नहीं जा पाएगी। हवेली में आए हुए करीब 20 दिन हो चुके थे। शादी का दिखावा और कॉन्ट्रैक्ट की बातें जैसे धीरे धीरे पीछे छूटने लगी थी। अरुण का व्यवहार अब उतना ठंडा नहीं रहा जितना शुरुआत में था। वो अब भी कम बोलता था, लेकिन उसकी निगाहें हर पल कविता के इर्द गिर्द घूमती रहती। जब वो सीढ़ियाँ उतरते हुए जरा लड़खड़ा जाती तो वो तुरंत आगे बढ़कर उसे थाम लेता। जब वो थाली में अपने लिए कम खाना रखती तो वो बिना कुछ बोले उसके हिस्से में और डाल देता। कविता ने पहली बार महसूस किया कि आदमी बाहर से कितना कठोर लगता है, लेकिन दिल से बेहद सच्चा है। पर उसके अपने झूठ उसे अंदर से तोड़ रहे थे। रात को जब हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आती तो वो तकिए में चेहरा छुपाकर चुपचाप रो लेती। एक शाम दीप्ति ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वहाँ हल्की रोशनी थी और माहौल गहरा सन्नाटा लिए हुए था। दीप्ति उसके पास बैठी और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी आंखों में देखा और बोली, कविता, मुझे तेरी आंखों में डर और बोझ साफ दिख रहा है। तू शायद सच कहने से डर रही है। कविता की सांसें जैसे अटक गईं। वो कुछ देर चुप रही, फिर टूटी हुई आवाज़ में बोली, दीदी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और अरुण का मुझसे पहले कोई रिश्ता भी नहीं था। मैंने गुस्से में बदले की आग में झूठ बोला था। सोचा था उसे तकलीफ दूंगी, पर अब ये झूठ हर दिन मुझे अंदर से मार रहा है। ये सुनते ही दीप्ति की आंखें चौड़ी हो गईं, पर उनमें गुस्सा नहीं था। वो बस उसे सीने से लगाकर चुप बैठ गई और बोली, बेटा, सच छुपता नहीं और तू कब तक ये बोझ अकेले उठाएगी? अरुण को सब बताना जरूरी है। कविता कांपते हुए बोली, अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो? अगर उसने मुझसे नफरत कर ली तो? दीप्ति ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर रिश्ता सिर्फ झूठ पर बना है तो वो वैसे भी नहीं टिकेगा, पर अगर प्यार बनने लगा है तो सच उसे और मजबूत करेगा। उस रात हवेली में तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली चली गई और कमरे में अंधेरा छा गया। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। कविता खिड़की के पास खड़ी कांप रही थी। तभी पीछे से अरुण ने आकर उसके कंधों पर हाथ रखा और धीरे से बोला, इतनी डरी हुई क्यों हो? कविता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें रोने से लाल थीं। उसने बस फुसफुसाते हुए कहा, अरुण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अरुण ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, गलती सबसे होती है, पर उससे भागना नहीं चाहिए। कविता चाहकर भी सब सच उस वक्त नहीं कह पाई। वो बस आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखती रही। अरुण ने बिना कुछ और पूछे उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, जब तक मैं हूँ किसी चीज़ से मत डरो। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ कागज़ पर नहीं है, ये अब दो दिलों का रिश्ता बन चुका है। सुबह हुई तो हवेली का माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। दीप्ति ने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान दी, मानो सब समझ गई हो। दिन बीतते गए। अरुण और कविता के बीच अब वो दूरी नहीं रही। कविता ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और एक रात को अरुण के सामने सच कह दिया। उसने सर झुकाकर कहा, अरुण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे और मेरे चोट आ गई थी तो तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आए? मुझे ना इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बचपन से मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, बस इंजेक्शन से मुझे खौफ आता है और तुमने ज़बरदस्ती मुझे वो लगवा दिया।
मैंने तुमसे इसी बात का बदला लेने के लिए दीप्ति दीदी के सामने वो सब झूठ बोल दिया था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अरुण उसे गौर से देखता ही जा रहा था। उसके दिल में तसल्ली छाई हुई थी, क्योंकि आज कविता अपने दिल में छुपी बात कर रही थी। फिर कविता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अरुण, आज मैंने दीप्ति दीदी को उस सच के बारे में बता दिया है, और ये बात जानकर पता नहीं तुम क्या रिएक्ट करोगे। दीदी ने मुझे बहुत अपनेपन के साथ गले लगा लिया, जैसे उन्होंने हमारा ये सच एक्सेप्ट कर लिया हो। अरुण भी बोला, कविता, पर अब मैं चाहता हूँ ये झूठ सच बन जाए। तुम ही वो पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। मेरी चाहत बन गई हो तुम। अरुण के इतना कहते ही कविता ने आंखों में नमी लाते हुए कहा, सच अरुण, तुमने मेरे दिल की बात कही है। तुमने भी मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। अरुण शांत खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। अरुण ने गहरी सांस ली और धीरे से उसके पास आया। उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और बोला, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं था। तुम्हारी आंखें हर रोज सच कह देती थीं, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। और अब जब तुमने खुद कह दिया है तो ये भी सुन लो, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। कविता की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने टूटे शब्दों में कहा, पर क्यों? मैंने तो। अरुण हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि जिस पल तुम इस हवेली में आई हो, तुम्हारी हर सच्चाई, हर झूठ, हर आंसू मेरे अपने लगने लगे। और अब ये कहने का वक्त है कविता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कविता की सांसें अटक गईं, उसके होठ कांपे और वो रोते हुए बोली, अरुण, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनते ही अरुण ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उस रात चांदनी कमरे में उतर रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, आंखों में एक ही जज्बात। अरुण ने धीरे से उसकी आंखों पर, फिर उसके गालों पर और आखिर में उसके होठों को चूमने लगा। कविता की पलकों पर आंसू चमक रहे थे, पर चेहरे पर पहली बार सुकून था। जब उनके होठ एक हुए तो जैसे सारे झगड़े, सारे झूठ उसी पल पिघलकर बह गए। ये अब समझौते की शादी नहीं थी, ये दो दिलों का इकरार था। सुबह होते ही हवेली की हवा बदली हुई लगी। दीप्ति ने दोनों को साथ देखा और कविता को आशीर्वाद दिया। अब हवेली की दीवारें भी ये गवाही दे रही थी कि कभी-कभी अधूरे और झूठ से शुरू हुए रिश्ते भी सच्चे प्यार में बदल जाते हैं। अरुण ने कविता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। कविता ने उसकी बाहों में छुपते हुए, हमें झूठ से शुरू हुई इस शादी ने बहुत दर्द दिए, बहुत आंसू बहाए, बहुत गलतफहमियां पैदा की, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि सच्चाई और मोहब्बत सबसे गहरी ताकत है। अगर कविता सच छुपाती रहती तो ये रिश्ता कभी नहीं टिकता। अरुण अगर गुस्से में उसे ठुकरा देता तो ये प्यार जन्म लेने से पहले ही मर जाता। लेकिन दोनों ने अपने डर, अपने झूठ और अपने अहंकार को किनारे रखकर एक दूसरे की सच्चाई को स्वीकार किया, और वहीं से उनकी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। इस रिश्ते की सीख यही है कि कोई भी रिश्ता सिर्फ कागज या दिखावे से नहीं चलता। वो तभी मजबूत होता है जब उसमें भरोसा और सच्चाई हो। झूठ चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, धीरे धीरे दिलों के बीच दीवार खड़ी कर देता है, और सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, वो उस दीवार को गिरा देता है। प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करना है। प्यार वो ताकत है जो झूठ को सच में और समझौते को अपनेपन में बदल देता है। हवेली की दीवारें अब ये गवाही देती थीं कि कभी-कभी मजबूरी से शुरू हुए रिश्ते भी अगर सच और भरोसे पर टिक जाएं, तो वो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत मिसाल बन जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।